A very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the causes of the miscarriage or abortion. इससे पहले वाली 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन डीपली डिस्कस करी थी और सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एबॉर्शन या मिसकैरेज डिस्कस ऑलरेडी कर लिए थे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि जितने भी टाइप्स हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, इन सब के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। ओके, सो पहले तो एबॉर्शन क्या है। एबॉर्शन WHO के अकॉर्डिंग, WHO क्या बताता है कि बेबी जिसका वेट 500 ग्राम या उससे कम हो और वो अपनी मदर के वूम से हट जाए, उसकी डेथ हो जाए या वो बाहर निकल जाए और सरवाइव ना कर पाए, ऐसी कंडीशन को हम लोग एबॉर्शन बोलते हैं। सिंपल सी चीज़ है, एक बेबी जिसका वेट 500 ग्राम से ज़्यादा है ही नहीं, 500 ग्राम या उससे कम होगा, और वो किसी भी वजह से अंदर ही मर जाए या बाहर निकल के मर जाए या किसी भी वजह से उसकी डेथ हो जाए, तो हम उसको कंडीशन को एबॉर्शन बोलेंगे। अब ये एबॉर्शन हो क्यों रहा है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो चलिए वन बाय वन हम हर एक रीजन को, हर एक कॉज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे जेनेटिक। चलिए यहाँ पे क्लियर दिखा देती हूँ जेनेटिक कॉजेज। जेनेटिक कॉजेज मीन्स होता है जीन से रिलेटेड, जीन जो कि आपको आपके मदर और फादर से मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट जेनेटिक कॉज में आपका आ जाता है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम आपने सुना ही होगा, ट्राइसोमी 21 को हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर टोटल क्रोमोसोम्स 46 होते हैं और अगर पेयर में काउंट करोगे तो 23, यानी कि 23 आपके मदर से आपको मिले होंगे और 23 आपके फादर से आपको मिले होंगे, है ना। तो टोटल 46 होगा और दोनों का जो ये पेयर बना है तो हम बोलेंगे 23 पेयर होते हैं हमारे अंदर। ये हम सब जानते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अब इन 23 में से जो 21st क्रोमोसोम है आपका, 21st वाला जो है, इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो गया। जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि सबके पास 2 पेयर है, इसके पास एक्स्ट्रा यानी कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। अब सिंपल सी चीज़ है, क्रोमोसोम का काम क्या है। क्रोमोसोम के पास होते हैं आपका जेनेटिक मटेरियल, DNA। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आपका DNA है, ये क्या करता है, ये आपकी पूरी बॉडी को बनाने का काम करता है। अब क्रोमोसोम नंबर 1 बॉडी का अगर इतना पार्ट बना रहा होगा, तो क्रोमोसोम नंबर 2 एग्जाम्पल के तौर पे बॉडी का इससे नीचे वाला पार्ट बना रहा होगा। क्रोमोसोम नंबर 3 बॉडी के इंटरनल ऑर्गन बना रहा होगा। क्रोमोसोम नंबर 4 बॉडी की स्किन बना रहा होगा। क्रोमोसोम नंबर 5 आईज बना रहा होगा। क्रोमोसोम नंबर 6 नोज बना रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक क्रोमोसोम की अपनी अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह से 21st क्रोमोसोम की भी अपनी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो जैसा कि 21st क्रोमोसोम में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो डाउन सिंड्रोम नाम की डिजीज हो जाती है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ना बेबी मेंटली हेल्दी रहता है, ना ही फिजिकली हेल्दी रहता है। उसकी मेंटली और फिजिकली जो हेल्थ है, दोनों डिले रहती हैं। अब ऐसा बच्चा जो ना ही मेंटली फिट है, ना ही फिजिकली फिट है, तो क्या वो अपने आप को सरवाइव करवा पाएगा ऐसी दुनिया में? नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, एबॉर्शन करवाना होगा। डॉक्टर बोलते हैं कि एबॉर्ट करा दीजिए बेबी को। समझ गए आप। तो ये किस तरह का एबॉर्शन हो गया, ये आपका इंड्यूस्ड एबॉर्शन आ गया। पिछले वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ एबॉर्शन पढ़ाए थे, उसमें से ये आपका इंड्यूस्ड एबॉर्शन आ जाएगा। ये लीगल एबॉर्शन हो जाएगा, जो कि डॉक्टर की सलाह से किया जाएगा। इसको हम लोग कौन सा MTP बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा जेनेटिक कॉज में नंबर 1 क्या है, डाउन सिंड्रोम, जिसमें 21st क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आ जाती है। और जब इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तो आपके फिजिकल और मेंटल फीचर्स ठीक से नहीं बन पाते, जिसकी वजह से एबॉर्शन कराना पड़ता है। ठीक है। सेकंड है आपका ट्राइसोमी 18। देखिए 21 हम लोग ने डिस्कस कर लिया, जिसको हम लोग ने डाउन सिंड्रोम बोला था। अब आ जाते हैं ट्राइसोमी 18। इसको हम लोग एडवर्ड सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसा कि उसमें 21st क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें 18th क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आएगी।
अब इस 18th क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी सीवियर डेवलपमेंट डिले हो जाएगा, मतलब बेबी ठीक से वो डेवलप हो ही नहीं पाएगा। 18th क्रोमोसोम में भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 18 क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। आप यहाँ पे इस बेबी को देख लो, क्या आपको ये नॉर्मल लग रहा है? इसकी कई चीज़ें आपको एबनॉर्मल देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप इसका ईयर देख सकते हो, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा। आप इसकी आईज देख सकते हो, ये थोड़ी सी आपको ब्रॉड लग रही है, ये थोड़ी सी छोटी। इसका फॉरहेड देख लीजिए, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके हैंड्स देख लीजिए, इसके हैंड्स भी थोड़ा सा एबनॉर्मल देखने को मिलेंगे। जो आप ये 4 फिंगर है, ये दूसरे फिंगर पे इस तरह से ओवरलैप करने लगेगी जैसे जैसे ये बड़ी होगी। तो और इंटरनल स्ट्रक्चर भी इसका माल फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो क्या ऐसा बेबी नॉर्मल हो सकता है? इसका सीवियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले हो रहा है, जिसकी वजह से इसको बोला जाएगा मदर को कि आप एबॉर्शन करा दो, मतलब एमटीपी करा लो। ये था आपका सेकेंड वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्राइसोमी 16, यानी कि 3 कॉपीज बन गई क्रोमोसोम नंबर 16 में। सेम इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे देख लो, क्रोमोसोम नंबर 16 में 3 कॉपीज बन गई, जिसकी वजह से बेबी कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। देखिए, इसकी जेनेटिक जो ये एरिया है, ये भी अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ। बेबी की आईज को आप देख सकते हो, बहुत एबनॉर्मल देखने को मिल रही होंगी। बेबी की स्किन भी नॉर्मली फॉर्म नहीं हुई है। और साथ ही साथ इस वाले ट्राइसोमी 16 में अगर बेबी बच भी जाता है तो बेबी के टीथ का, बेबी के लोअर जॉ का, अपर जॉ का माल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ ट्राइसोमी 16 अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें बेबी की डेथ होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो जब डिलीवर करने का टाइम आएगा तो बेबी की डेथ हो जाएगी डिलीवरी के टाइम पे। इस कंडीशन को स्टिल बर्थ बोलते हैं, ठीक है, मरा हुआ बच्चा पैदा होना। तो ऐसी कंडीशन आए ही क्यों? जब ट्राइसोमी 16 है तो इसको अबॉर्ट कराना मच बेटर रहेगा। तो ये था आपका जेनेटिक का थर्ड कंडीशन। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज जो कि जेनेटिक से ही रिलेटेड है। फर्स्ट आपका ट्रांसलोकेशन। देखो, ट्रांसलोकेशन मीन्स होता है कि 1 क्रोमोसोम ट्रांसफर टू द अदर क्रोमोसोम। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा आपका ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे नॉर्मल क्रोमोसोम यहाँ पे 2 थे, फिर क्या हुआ, कोई डिजीज कंडीशन आई, उसने सेल्स पे अटैक कर दिया। सेल्स के अंदर होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जब ये सारी चीज़ें डैमेज होंगी तो आपका क्रोमोसोम भी डैमेज होगा, और क्या पता एक क्रोमोसोम टूट करके दूसरे क्रोमोसोम में जाकर के अटैच हो जाए और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए। इन सारी कंडीशंस में क्या प्रॉब्लम आती है? इन कंडीशंस में प्रॉब्लम ये आती है कि बेबी का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनना चाहिए था या नॉर्मल बॉडी का फंक्शन होना चाहिए था, वो डिले हो जाएगा, जिसकी वजह से बेबी एबनॉर्मल पैदा होगा। तो ये था आपका ट्रांसलोकेशन। सेकेंड है आपका डिलीटिशन। देखो, डिलीटिशन वर्ड कहीं से मैच कर रहा होगा, डिलीट, डिलीटिशन। तो हम हर चीज़ डिलीट करते हैं, अननेसेसरी चीज़ें डिलीट कर देते हैं, यानी कि उसको हटा देते हैं। डिलीटिशन में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी आएगी कि कोई भी डिजीज कंडीशन आई, उसने सीधे सीधे सेल्स के ऊपर अटैक कर दिया, सेल्स के न्यूक्लियस हार्म हो गया, सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम थे उसमें भी कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट आया, जैसा कि डिलीटेशन, यानी कि इतने एरिया पे इफेक्ट आया उस डिजीज का और इतना एरिया डिलीट हो गया। इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल था वो डिलीट हो गया। अब डिलीट होने के बाद जो 2 एंड बचे, ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए और ये क्रोमोसोम हो गया छोटा। तो जितना भी एरिया डिलीट हुआ होगा वो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में बना रहा होगा। क्या पता वो आपकी आईज को बना रहा हो, क्या पता आपके नेल्स बना रहा हो, क्या पता बैकबोन बना रहा हो बेबी की। तो जितना भी एरिया डिलीट हुआ होगा वो आप उस बेबी के बॉडी का उतना स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा, और ऐसा बेबी दुनिया में आने का कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा उसको अबॉर्ट कर दिया जाए।
नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स होता है रॉन्ग अरेंजमेंट, किसका? क्रोमोसोम का। इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है इन्वर्जन, यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा इन्वर्जन। इसमें क्या हुआ, इसमें जो पार्ट टूटा था, टूट करके वो इन्वर्स हो गया, यानी कि घूम गया, और घूम करके रॉन्ग अरेंजमेंट में लग गया। जब ये रॉन्ग अरेंजमेंट में लग गया तो आपकी बॉडी जो नॉर्मली जिसका स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, उसका स्ट्रक्चर ठीक से नहीं बना। नेक्स्ट आ जाते हैं रिंग फॉर्मेशन। जब दो क्रोमोसोम दो एंड से टूट जाए और बचे हुए क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ जाएं और एक रिंग बना ले, उसको बोलते हैं रिंग फॉर्मेशन। इसको बेहतर आपको समझ में आएगा इमेज से। यहाँ पे देख लो, पहले ये क्रोमोसोम था नॉर्मल, ठीक है, फिर किसी डिजीज कंडीशन की वजह से ऊपर का क्रोमोसोम टूट गया और नीचे का एंड भी टूट गया। ऊपर नीचे का एंड जो ये टूटा तो ये पूरा घूम गया और घूम करके दोनों बचे हुए एंड एक दूसरे से जाकर के मिल गए। अब जब ये मिल जाएंगे तो ये एक तरह का रिंग बना लेंगे, इसी को बोलते हैं रिंग फॉर्मेशन। तो एक तरह से देखा जाए तो क्रोमोसोम को पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। इसका मतलब जो बेबी होगा उसका भी स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं रहेगा। और इसमें क्या आएगा, इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है, नहीं तो जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको सीजर्स आने की यानी एपिलेप्सी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं और वो ठीक नहीं होंगे। तो इस तरह के बेबी को पैदा करने से अच्छा है कि एबॉर्शन करा दिया जाए। नेक्स्ट आता है डबल ट्राइसोमी। डबल ट्राइसोमी वही है जैसे कि एबनॉर्मल कॉपी बन जाती है किसी भी क्रोमोसोम की, उसको बोलते हैं डबल ट्राइसोमी। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्रोमोसोम 16 ट्राइसोमी भी आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ये था आपका जेनेटिक कॉज। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने बहुत छोटे से और बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कॉज क्या है? इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन जो कि हार्मफुल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 3 तरह के, एक बैक्टीरियल, दूसरा वायरल, तीसरा पैरासाइट। बैक्टीरियल इन्फेक्शन एग्जाम्पल ले लो, जैसा कि ब्रूसेला या क्लाइमेडिया। ब्रूसेला और क्लाइमेडिया नाम के ये जो बैक्टीरिया हैं, ये एनिमल के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं प्रेग्नेंट मदर को। अगर ये ब्रूसेला ट्रांसफर हो गया मदर के अंदर तो पता है ये प्लासेंटा को क्रॉस कर जाएगा, जो कि बेबी से अटैच होता है, बेबी के अंदर पहुंच जाएगा और क्या होगा ये कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाएगा। इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि एबॉर्शन हो गया। तो ये ब्रूसेला के रिजल्ट है। अभी तक की स्टडी से पता चला है कि ब्रूसेला की वजह से स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, अचानक से एबॉर्शन हो जाना, बेबी के अंदर बेबी की डेथ हो जाना यूट्रस के अंदर, ये केसेस देखने को मिले हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों की डेथ नहीं होती है, अगर वो डिलीवर भी हुए तो उनका जो लीवर होगा वो उसके अंदर स्वेलिंग आ चुकी होगी, जॉइंट्स के अंदर पेन और स्वेलिंग होगी, अनएक्सप्लेन्ड फीवर आ सकता है ना, ये रैशेस, बॉडी रैशेस हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं ब्रूसेला के इन्फेक्शन में और इसमें बेबी की डेथ बाद में हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लाइमेडिया। क्लाइमेडिया भी एक तरह का डेंजरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बेबी को आराम से अफेक्ट कर सकता है। ये बेबी के अंदर ईजिली प्लासेंटा को क्रॉस करके जा सकता है। एक्चुअली जो क्लाइमेडिया बैक्टीरिया है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से होता है। तो हो सकता है कि मदर का जो पार्टनर होगा उसको ये डिजीज है और मदर को भी हो गई और मदर से हो गई बेबी को। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं? प्री टर्म लेबर हो सकता है, टाइम से पहले बेबी की डिलीवरी हो सकती है लेकिन एबनॉर्मल बेबी पैदा होगा। इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकती है, बेबी अंदर मर भी सकता है, या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, बेबी के अंदर ग्रोथ की कमी हो सकती है, बेबी एबनॉर्मल ग्रो करेगा, नॉर्मली उसके बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। इतनी सारी प्रॉब्लम बेबी को डिलीवरी के बाद हो सकती हैं अगर बच गया तो। नेक्स्ट आ जाते हैं वायरल। यहाँ पे नेक्स्ट देख लो, वायरल की अब हम बात करेंगे। वायरल में सबसे पहले आ जाएगा रूबेला। तो रूबेला बहुत ही ज़्यादा डेंजरस वायरस होता है। ये भी प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी तक चला जाता है और ये बेबी को
कह सकते हैं मार देता है। इतना सीवियर इन्फेक्शन होता है कि बेबी की डेथ हो जाती है। और अगर पैदा भी हो गया बच्चा तो कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा, पूरी बॉडी में इस तरह से रैशेस देखने को मिलेंगे और इस इन्फेक्शन की वजह से बाद में भी बेबी की डेथ हो सकती है। तो कह सकते हैं कि जब रूबेला इन्फेक्शन अगर बच्चे को हुआ है, प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी के तक रूबेला इन्फेक्शन पहुंच चुका है, तो बेबी जो है वो स्टिल बर्थ यानी कि मरा हुआ भी पैदा हो सकता है, मम्मी का अर्ली मिसकैरेज भी हो सकता है ना। और अगर बेबी पैदा भी हुआ होगा तो इसका हार्ट अच्छे से बना नहीं होगा, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, आई प्रॉब्लम हो सकती है, बहरा भी हो सकता है, ईयर प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे बच्चे को पैदा करने से अच्छा है कि एबॉर्शन हो जाए, नहीं तो ऑटोमेटिकली एबॉर्शन हो जाएगा। इसके अलावा HIV इन्फेक्शन, अगर मदर को HIV है तो बेबी को होने के चांसेस हो सकते हैं अगर अच्छे से केयर नहीं की गई। आज के रिजल्ट में रिसर्च में देखा गया है कि HIV इन्फेक्शन अब प्रिवेंट कर लिया गया है कि वो ट्रांसफ़र ना हो मदर से बेबी को, लेकिन इसके लिए बहुत केयर करनी पड़ती है। सिर्फ मदर को नहीं, हॉस्पिटल केयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हॉस्पिटल केयर अच्छे से नहीं मिली तो बेबी भी HIV पॉजिटिव हो सकता है। अब बेबी HIV पॉजिटिव है तो सिंपल सी चीज़ है, ऐसे बेबीज जो HIV पॉजिटिव हो जाते हैं कंजेनाइटली बचपन से ही, तो उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, 10 साल 15 साल 20 साल जीते हैं और उनकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो, HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। इम्यून सिस्टम ही पूरा बेकार हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। तो जब इम्यून सिस्टम ही लो हो जाएगा तो हर तरह की डिजीज बच्चे को लगती चली जाएगी और बेबी की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आता है वेरियोला वायरस। तो ये जो वेरियोला वायरस है, अब इसके साथ क्या है कि ये एक तरह का चिकन पॉक्स है। तो अगर मदर को चिकन पॉक्स हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसका जो ये वायरस है वेरियोला, ये क्रॉस कर जाएगा। जब क्रॉस कर जाएगा तो बेबी को भी ये इन्फेक्टेड कर देगा और जब बेबी की बर्थ होगा तो कुछ इस तरह से बेबी देखने को मिलेगा। तो आप समझ जाइए कि इस तरह से बेबी की जब हालत होगी तो क्या पता आफ्टर बर्थ बेबी की डेथ हो जाए, चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट में देख सकते हैं कि आपका मलेरिया आ जाता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को मलेरिया हो जाता है तो वो बेबी तक पहुंच जाएगा। बेबी तक पहुंच जाएगा तो बेबी भी कुछ उस इन्फेक्टेड हो जाएगा और बेबी को फीवर आएगा, बेबी को भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और बेबी के अंदर डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा देखो, इसमें आता है टॉक्सो यानी टॉक्सिसिटी। तो ये एक तरह का सीवियर इन्फेक्शन है। ये बेबी की आइज़ को डैमेज कर रहा है, बेबी को डैमेज कर रहा है, बेबी की प्री मेच्योरिटी कर रहा है, बेबी मेच्योर नहीं हो पा रहा है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर रहा है, स्किन को डैमेज कर रहा है। ये इतना ज़्यादा डेंजरस इन्फेक्शन है। हालांकि ये बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं, बट अगर किसी को टॉक्सोप्लाज्मा हो गया तो बेबी की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिस वजह से अबॉर्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं और ये सारी चीज़ें अबॉर्शन कराने के लिए बहुत हाईली पॉसिबिलिटी रखती हैं। चलिए नेक्स्ट कॉज देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉज है आपका एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक कॉज। एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक कॉज के बारे में क्या बात करेंगे? पहला है आपका ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। तो एंडोक्राइन मेटाबॉलिक कॉजेस का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे हार्मोन की बात करने वाले हैं। ल्यूटियल फेज क्या होता है? जब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही होती है। देखो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम सब जानते हैं 28 दिन की होती है। 28 दिन के बाद फिर से पीरियड्स आते हैं, 28 दिन के बाद फिर से पीरियड्स आते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर इस चार्ट को देखा जाए तो 1 से 7 दिन का जो ये टाइमिंग है, ये आपका ब्लीडिंग वाला टाइमिंग होता है। 8 से 12 दिन का जो ये टाइमिंग है, इस टाइम पे आपका फॉलिकल्स बनते हैं। अब मैं आपको डिटेल नहीं बता पाऊंगी, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ये हम सब जानते हैं कि इतने दिन में आपके फॉलिकल्स बनते हैं और जब ये फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है तो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों मिल करके इस पूरे ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर यानी तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद 13, 14, 15th डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि इसके अंदर से एग निकल जाता है।
ओवम निकलता है इसके अंदर से, है ना। अब जब ये ओवम बाहर आ जाएगा तो ये सीधे कहाँ चला जाएगा, आगे दिखा देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे देख लो। अब यहाँ से ओव्यूलेशन हो गया, ओवम जैसे बाहर निकल गया। ओवम बाहर निकलेगा तो सिंपल सी चीज़ है, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा और ये सीधे आपके एम्पुला में जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में वेट करेगा किसका, स्पर्म का। अगर स्पर्म आ करके इससे मिल जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर 72 आवर्स में अगर स्पर्म आ करके इससे नहीं मिलता है तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम सभी को पता है। अब ल्यूटियल फेज का क्या फंक्शन है, देखो 13, 14, 15 डे पे ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन होने के बाद अब 16, 17, 18, 19 ये जितने भी आपको दिन दिख रहे हैं, ये दिन आपके मेन है। 16, 17, 18 ये इन दिनों में अगर स्पर्म ओवम मिल गए तो ये बहुत अच्छी बात है, तब आपका कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। देखो जब ये रप्चर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक, तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद इसके अंदर से ओवम निकल जाता है और जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है वो अपने आप को कॉर्पस ल्यूटियम में बदल लेता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करना स्टार्ट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसको रिलीज करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना स्टार्ट करता है। अब देखो अगर स्पर्म और ओवम मिल गए तो आपका ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक, वो LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट करेगा। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना स्टार्ट करेगा। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है कि ये एंडोमेट्रियम को थिक करने का काम करता है। एंडोमेट्रियम हमारी यूट्रस की सबसे इनर लेयर होती है, ये रही एंडोमेट्रियम, ये सबसे इनर लेयर होती है जिसमें प्लासेंटा अटैच होता है, बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। अब सिंपल सी चीज़ है, एंडोमेट्रियम में प्लासेंटा तभी अटैच हो पाएगा जब एंडोमेट्रियम स्ट्रांग हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। इसको स्ट्रांग करने का और इसकी थिकनेस बढ़ाने का काम आपका प्रोजेस्टेरोन करता है। और प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो इस तरह से ल्यूटियल फेज डिफेक्ट में प्रॉब्लम तब आएगी जब ये कॉर्पस ल्यूटियम या तो नहीं बन पाएगा ठीक से, या तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं करेगा, या तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ठीक से रिलीज कर देगा लेकिन इसकी हेल्प से प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम थिकनेस नहीं होगी और एबॉर्शन हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, किसी मोटी रस्सी पे अगर आप गीला ब्लैंकेट डाल दो तो वो रोक लेगी, लेकिन किसी पतली और वीक रस्सी पे अगर आप गीला ब्लैंकेट डाल दो टूट जाएगी। एंडोमेट्रियम अगर थिक नहीं होगी, मोटी नहीं होगी, तो वो प्लासेंटा का वेट संभाल नहीं पाएगी और एबॉर्शन हो जाएगा। तो यही था ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। अब आप समझ गए होंगे ल्यूटियल फेज क्या है। ओव्यूलेशन के बाद वाला जो फेज स्टार्ट होता है उसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। इस फेज में हमारा कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकालता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका प्रोजेस्टेरोन निकालता है। प्रोजेस्टेरोन आपका एंडोमेट्रियल की थिकनेस को बढ़ाता है। अगर ल्यूटियल फेज डिफेक्ट होगा तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, एंडोमेट्रियम थिक नहीं हो पाएगी और एबॉर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफेक्ट इन प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन। सिंपल सी चीज़ है, वही चीज़ है कि मान लो प्रोजेस्टेरोन खुद ही नहीं बन रहा है किसी वजह से, तो एंडोमेट्रियम थिकनेस नहीं होगी और एबॉर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है लेस कंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब वो मदर जिनको डायबिटीज़ हो गई है और उनकी जो है डायबिटीज़ जो है या शुगर लेवल कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, चाहे वो कितना भी ट्राई कर रहे हैं कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एबॉर्शन हो रहा है। ये हो क्यों रहा है भाई, डायबिटीज़ की वजह से एबॉर्शन क्यों हो रहा है। जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहेगा मदर का तो प्लासेंटा यानी कि जो आपका प्लासेंटा है, हम सब जानते हैं कि प्लासेंटा बेबी को ब्लड सप्लाई देने में हेल्प करता है। जो प्लासेंटा है उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होगी, कैपिलरीज होगी, वो रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी। जब वो रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी प्लासेंटा की ब्लड सप्लाई, तो प्लासेंटा ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा और बेबी भी ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा और एबॉर्शन हो जाएगा। तो इस तरह से डायबिटीज मेलाइटिस डेंजरस है बेबी के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं एनाटॉमिकल कॉजेज। अब स्ट्रक्चर में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से एबॉर्शन हो जाएगा। पहला बाइकोऑर्डिनेट यूट्रस, यानी कि
यूट्रस के बीच में एबनॉर्मल ग्रोथ इस तरह से हो जाना। जब एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी तो यूट्रस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बाई मीन्स होता है 2, कोरोनेट मीन्स होता है यूट्रस की जो कैविटी है, बीच में जो खाली जगह है, ठीक। तो कैविटी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब यहाँ पे प्लासेंटा अटैच है, कॉर्ड अटैच है, बेबी अटैच है, तो बेबी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने की जगह ही नहीं मिल पाएगी और बेबी की डेथ हो जाएगी कंप्रेस होने की वजह से, ठीक है। सेकंड है आपका कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसकी वजह से बेबी की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज जिसमें यूट्रस पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा और बेबी ग्रो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आपका यूट्राइन फाइब्रॉइड, यानी कि यूट्रस में इस तरह से अगर फाइब्रॉइड निकल आए तो ये भी वही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब इस फाइब्रॉइड की वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी क्योंकि स्पेस ही नहीं है अंदर, और स्पेस नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी, बेबी ग्रो नहीं कर पाएगा और डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, नो स्पेस फॉर द चाइल्ड ग्रोथ। इसके अलावा इंट्रा यूट्राइन एडेसेंस, एडेसेंस मीन्स होता है एबनॉर्मल टिश्यू फॉर्मेशन। अब यूट्रस के अंदर इस तरह से एबनॉर्मल टिश्यू एक दूसरे से अटैच हो गए, फॉर्म हो गए, तो यूट्रस के अंदर तो जगह ही नहीं है। सेम चीज स्कार टिश्यू बन गए जिसकी वजह से यूट्रस में स्पेस नहीं है और बेबी की डेथ हो गई, बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन सप्लाई को रिड्यूस करती हैं। अब जब मदर की इतना ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग वगैरह कर रही है तो ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं मिलेगी तो बेबी को ठीक से ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी और उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं थ्रोम्बोफेलिबाइटिस या थ्रोम्बोफिलिया। तो थ्रोम्बस मीन्स होता है खून का थक्का जम जाना। तो अगर थ्रोम्बस जम गया प्लासेंटा के अंदर तो बेबी के अंदर ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी, बेबी के अंदर अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी क्योंकि प्लासेंटा से अटैच होती है बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में बेबी के लिए ब्लड जाता है। अगर प्लासेंटा में थक्का जम जाएगा खून का, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो ब्लड सप्लाई नहीं दे पाएगा कॉर्ड को और कॉर्ड बेबी को नहीं दे पाएगी और बेबी की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इम्यूनोलॉजिकल, इम्यून सिस्टम डिफेक्ट हो गया, यानी कि एंटी इम्यून डिसऑर्डर हो गया। अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी ऑर्गन को मार रहा है। अब मान लो किसी मदर को ऑटो इम्यून डिजीज है, अब उसके अंदर प्लासेंटा बना, कॉर्ड बनी, बेबी बना, तो मदर की बॉडी क्या सोचेगी, ये जो प्लासेंटा है, ये जो कॉर्ड है, ये जो बेबी है, ये सब फॉरेन मटेरियल है ना, ये मदर के अंदर की नहीं है, फॉरेन मटेरियल है, ऐसा सोच करके प्लासेंटा बेबी और कॉर्ड को मारना स्टार्ट कर देगी और बेबी की डेथ हो जाएगी। इसके अलावा अदर कॉजेज अगर आप देख सकते हो तो अदर कॉजेज में मैटरनल इलनेस, यानी कि मदर को कैंसर हो गया, तो किडनी डिजीज हो गई, हार्ट डिजीज हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, मदर के अंदर स्ट्रेस पैदा करेंगे। और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, आपको पता है कि अगर स्ट्रेस लेगी मदर तो अपने आप ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगेगा। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन लाना। डिलीवरी से पहले अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे सारी चीज़ें अबॉर्शन करने का काम कर रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है, लास्ट है आपका 9th वाला अनएक्सप्लेन्ड। इसमें मैटरनल की एज फैक्टर के बारे में बात करेंगे और HCG डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। मैटरनल एज अगर मोर देन 40 होगी तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि मदर को क्या नहीं होगा, मदर को के इंटरनल ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं करेंगे, मदर के हार्मोनल चेंजेस जो होने चाहिए वो नहीं होंगे, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है। इसके अलावा HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि दर्शाता है कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक। ये फर्स्ट हार्मोन होता है जो कि प्रेगनेंसी को बताता है यूरिन के थ्रू। तो जब यूरिन टेस्ट करती है मदर तो यही हार्मोन अगर बढ़ा होता है तो 2 लाइन आती है प्रेगा न्यूज़ में, अगर नहीं बढ़ा होता है तो 1 लाइन आती है। और ये हार्मोन तभी बनता है जब प्लासेंटा बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर HCG ही नहीं बनेगा तो आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बनेगा आगे चल के और मदर का एबॉर्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें एबॉर्शन करने का काम कर रही हैं।
अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया है तो मेरे वीडियो में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। ये मत सोचिएगा कि क्या पढ़ा दिया मैंने बहुत लॉजिकली आपको हर एक चीज़ रैशनली एक्सप्लेन करी है। अगर आपको नोट्स नहीं समझ आ रहे हैं तो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हो। वैसे मैंने बहुत ईजी नोट्स और ईजी वीडियो बनाई है आपके लिए। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी सबको ये वीडियो बताइए ताकि वो भी पढ़ के पास हो सके। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।